जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो अपने आप को वर्दी में देखना चाहते हैं, क्योंकि जल्द ही उत्तर प्रदेश पुलिस में 52,699 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती होने जा रही है, जिसका विज्ञापन अक्टूबर में जारी कर दिया जाएगा, जो जुलाई में होना था बट किन्हीं कारणवश अब वह अक्टूबर में जारी कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है, क्या इसकी चयन प्रक्रिया रहने वाली है, सैलरी कितनी मिलेगी, ट्रेनिंग में क्या क्या होता है और मेडिकल में क्या क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कोई भी राज्य का अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है जो जनरल कैटेगरी में फाइट कर सकता है। उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, परंतु वह इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कांस्टेबल का जो पदों का जो विवरण है वह निम्न प्रकार है। कांस्टेबल नागरिक पुलिस की 41,811 पद रहने वाले हैं। कांस्टेबल पीएससी के 8,540 पद रहने वाले हैं। कांस्टेबल फायरमैन के 1,007 पद रहने वाले हैं। कांस्टेबल उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के 1,341 पद रहने वाले हैं। तो कुल मिला के 52,699 पे भर्ती की जा रही है, जो बम्पर भर्ती है। बहुत ही ज्यादा पदों पर यह भर्ती की जा रही है और महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं इस पोस्ट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेदन करने के लिए जरूरी योग्यता देख लेते हैं क्या क्या है। जो उम्र है वह पुरुषों के लिए 18 से 22 वर्ष रहने वाली है, वहीं महिलाओं के लिए 18 से 25 वर्ष रहने वाली है। अगर राज्य सरकार चाहे तो उसमें छूट दे सकती है, वो अभी निर्णय देख लिया जाएगा जब इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो 12वीं पास अनिवार्य है। अगर आप 12th पास हैं तभी आप आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। लंबाई की बात करें तो पुरुष में जनरल ओबीसी एससी के लिए 168 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए, वहीं अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर। महिलाओं की बात करें तो जनरल ओबीसी और एससी की 152 सेंटीमीटर हाइट मिनिमम रिक्वायर्ड है, वहीं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर की हाइट होना अनिवार्य है। वजन की बात करें तो पुरुष के लिए कहीं मेंशन नहीं है, महिलाओं के लिए मिनिमम 40 किलोग्राम वजन आपका होना चाहिए, अन्यथा आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सीने की माप की बात करें तो केवल पुरुषों पे लागू होगा। कैटेगरी वाइज देखेंगे तो जनरल ओबीसी एससी के लिए बिना फुलाए, सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने पर 84 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की बात करें तो बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर, फुलाने पे 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। मिनिमम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। अगर आप 5 सेंटीमीटर का फुलाव नहीं ला पाए तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। नोट कीजिएगा, एससी एसटी ओबीसी के अभ्यर्थियों के को आयु में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी वैलिड प्रमाण पत्र देने पर। वहीं भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। वहीं होमगार्ड जिन्होंने 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो उसको अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो ये थी योग्यता जो आवेदन कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं आरक्षण संबंधी जानकारी। तो आरक्षण देखिए, उधर आरक्षण में अनुसूचित जनजाति को यानी कि एससी कैटेगरी को 21% का आरक्षण है, वहीं एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति को 2% का आरक्षण है, वहीं ओबीसी को 27% का आरक्षण है। 37 आरक्षण की बात करें तो महिलाओं को 20% यानी कि 20% का आरक्षण है, वहीं भूतपूर्व सैनिकों को 5% का आरक्षण है, स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों के आश्रितों को 2% का आरक्षण है, होमगार्ड को 5% का आरक्षण है। नोट, आरक्षण का लाभ संबंधित वैध प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही मिलेगा। जो आप वैलिड प्रमाण पत्र देंगे तभी आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। चलिए आगे बात करते हैं चयन प्रक्रिया, जो मेन इंपॉर्टेंट है, इसकी हम बात करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले होगा आपका लिखित परीक्षा। जो भी इसका कंडक्टिंग अथॉरिटी होगा वह इसकी एक लिखित परीक्षा कराई जाएगी। लिखित परीक्षा जो होगी वह 300 अंकों की होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 300 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है, जिसमें आपकी मेरिट बनेगी। लिखित परीक्षा में सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा, यानी कि 300 अंकों का आपका पेपर है तो 300 प्रश्न आपके होंगे, और गलत उत्तर के लिए आपको 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। तो ये था। आगे बात करते हैं, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। तो एक मेरिट बनाई जाएगी, आपकी जो भी रिटर्न एग्जाम होगा फिर उसमें से जो भी क्वालिफाई करेंगे बच्चे,
उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल रहे अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपको जब नाप तोल हो जाएगा, तो उसमें जो क्वालिफाई करेंगे उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो शारीरिक दक्षता परीक्षण केवल क्वालिफाई नेचर की होगी। इसका आपका जो भी आपका जो फिजिकल होगा वो केवल आपने क्वालिफाई करना है, उसके कोई आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे और ना ही उसका मेरिट में कोई फर्क पड़ेगा, बट आपने वो क्वालिफाई करना है तभी आप आगे जा पाएंगे। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार चयन सूची जारी की जाएगी। जो भी आपके फिजिकल में जो क्वालिफाई करेंगे उनकी मेरिट जो आपकी लिखित परीक्षा हुई होगी उसके आधार पे आपकी एक फाइनल अंतिम सूची जारी की जाएगी। अब जो इसमें सेलेक्ट होंगे, जो चयनित होंगे, तो उनका फिर उसके बाद मेडिकल कराया जाएगा, चरित्र सत्यापन करा जाएगा, उसके बाद आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो ये पूरी चयन प्रक्रिया है उत्तर प्रदेश पुलिस की कांस्टेबल की के संबंध में। चलिए आगे बात करते हैं। समान अंक, अगर दो अभ्यर्थियों के समान अंक रहते हैं तो क्या वो वरीयता किसको दी जाएगी? तो विज्ञापन में दी गई अधिमान अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। अगर आपके अधिमान अर्हता भी समान है तो जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक होगी उसको वरीयता दी जाएगी। इनके अधिमान अर्हता भी सेम है, आयु भी सेम है, तो जो आपका जो नाम होगा उसके अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार वरीयता दी जाएगी। मान लिया जैसे एक अमित है और एक है चेतन, तो अमित को वरीयता दी जाएगी क्योंकि उसका ए से ए जो है वो फर्स्ट में आता है, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार उसको वरीयता दे दी जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा जो है वे 300 अंकों की रहने वाली है। उसका जो डिटेल्ड जो सिलेबस है यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है। तो देखिए सामान्य ज्ञान में आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य ज्ञान भी आएगा, विश्व से संबंधित भी आएगा और भारत से संबंधित जो इतिहास है, संविधान है, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था है, भूगोल है, विश्व भूगोल है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सामान्य ज्ञान में पूछे जाएंगे। महत्वपूर्ण दिवस है, साइबर क्राइम से संबंधित, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से संबंधित, पुरस्कार, पुस्तकों से संबंधित, अंतरराष्ट्रीय संगठन से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका सामान्य हिंदी में हिंदी व्याकरण पूछा जाएगा, वर्णमाला से संबंधित, विलोम, अनिकार्थ शब्द, पर्यायवाची शब्द, सर्वनाम, लिंग, वचन, तो इस तरह के बेसिक्स क्वेश्चन आएंगे आपके सामान्य हिंदी में। चलिए आगे बात करते हैं। तो आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी कि न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी जो रहेगा उसमें आपकी जो 3 पार्ट है उसमें देखिए नंबर सिस्टम आएगा, आपका जो आपका HCF होता है, LCM होता है, ये वाले क्वेश्चन आएंगे, अनुपात और समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आएंगे, परसेंटेज के क्वेश्चन आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक्स क्वेश्चन आएंगे, डिस्काउंट के क्वेश्चन आएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, औसत, तो बेसिक क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही आसान होते हैं, आप इनको इजीली कर सकते हैं। इसके लिए एक बुक आती है RS अग्रवाल की, आप उसको रेफर कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी बुक है, उदाहरण के साथ सारे टॉपिक्स हर एक टॉपिक्स को क्लियर किया गया, तो आप वो बुक्स रेफर कर सकते हैं। मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी, इसकी भी RS अग्रवाल की बुक आती है एक मेंटल एबिलिटी की, आप उसको देख सकते हैं। इसमें देखिए तार्किक आरेख, आपका शब्द रचना परीक्षण, अक्षर और संख्या श्रृंखला से संबंधित, शब्द और वर्णमाला से संबंधित बेसिक क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही आसान होते हैं, इनको इजीली कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता यानी कि एटीट्यूड टूवर्ड्स द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से के प्रति दृष्टिकोण, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित क्वेश्चन, विधि का शासन, ये इजी क्वेश्चन है बहुत ही, आप इनको देख लीजिएगा, ये आपके पूछे जाएंगे। आपके IQ से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट आपका तार्किक क्षमता यानी कि रीजनिंग के भी क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाएंगे। तो ये डिटेल सिलेबस है, आप इसको देख लीजिएगा ढंग से और इसको तैयार कर लीजिएगा। तो जो अभ्यर्थी आपके लिखित परीक्षा में सफल होंगे उनको फिर शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो जो आपको जो फिजिकल रहने वाला है, देखिए पुरुष के लिए आपकी केवल एक दौड़ होने वाली है 4.8 किलोमीटर की, यानी कि 4800 मीटर की आपकी दौड़ होगी और मिनिमम आपको 25 मिनट में कंप्लीट करना है। अगर आप 25 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। वहीं महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर यानी कि 2400 मीटर की दौड़ रहने वाली है, 24 मिनट में आपने कंप्लीट करनी है। 24 मिनट में महिलाओं को 2.4 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करनी, केवल इतना ही फिजिकल है, इसमें ज्यादा फिजिकल नहीं है।
तो नोट, वह अभ्यर्थी जो दिए गए समय में दौड़ पूरी नहीं कर पाते हैं वह भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो फिजिकल ज्यादा टफ नहीं है, आप इजीली इसको कर सकते हैं जो भी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए बात करते हैं मेडिकल, पुलिस मेडिकल टेस्ट के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमेशा अभ्यर्थियों को कंफ्यूजन रहता है। तो इसमें इस वीडियो में आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। तो मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होगा, अभ्यर्थी जो है वह मेडिकल फिट होना चाहिए। अगर आप पुलिस में जा रहे हैं तो आप मेडिकली फिट होने आवश्यक है। इसमें देखिए आपकी जो एक आंख है 6/6 और दूसरी आंख 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए। आप कलर ब्लाइंड का शिकार नहीं होने चाहिए। सटा घुटना सपाट पैर नहीं होना चाहिए। इसका डिटेल में मैं आगे बात करूंगा स्लाइड में। हकलाना विकलांगता को भी अयोग माना जाएगा। कान में मैल नहीं होना चाहिए, यानी कि वैक्स नहीं होना चाहिए। आप किसी भी निजी चिकित्सक के पास जाके आप पुलिस मेडिकल टेस्ट होने से पहले आप अपना चेकअप करवा सकते हैं, जो आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपकी कोई दिक्कत है तो आप उसको मेडिकल होने से पहले उसको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए सपाट पैर का कैसा पता लगाएंगे, तो इसमें 3 इमेज दे रखी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखिए इसमें जो फर्स्ट और थर्ड वाली है, उसमें फर्स्ट वाले में पूरे पैर बन रहे हैं और सेकंड वाले में बिल्कुल भी बीच के पैर नहीं बन रहे हैं। तो जो बीच वाला जो नॉर्मल फुट है, सेकंड इमेज है, वह करेक्ट इमेज है। अगर आपकी इमेज इस तरह की बन रही है तो आप क्वालिफाई है, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई है। इसको आप घर पे भी चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं सपाट घुटनों का कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए इसमें जो पहला वाला है, इसमें घुटने आपस में मिल रहे हैं, सेकंड वाले में घुटने आपस में नहीं मिल रहे हैं। तो फर्स्ट वाला डिस्क्वालीफाई है, वहीं सेकंड वाला क्वालिफाई है। तो इस तरह से आप घर पे भी अपना पता कर सकते हैं कि आपके घुटने कहीं मिल तो नहीं रहे। चलिए आगे बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस। देखिए यहाँ पे कुछ इमेज दी गई हैं जिनमें कुछ डिजिट्स लिखी हैं, जैसे पहले में 25, दूसरे में 6, तीसरे में 8, 56, 29, 45। अगर आप इनको रीड कर पा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रीड नहीं कर पा रहे हैं तो आप कलर ब्लाइंडनेस के शिकार हैं। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा जरूरी। चलिए आगे बात करते हैं चरित्र। देखिए सरकारी सेवा में सेवा योजना के लिए आपका चरित्र उपयुक्त होना चाहिए। चयन के दौरान यदि अभ्यर्थी का कार्य व्यवहार उचित नहीं पाया जाता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर उसके विरुद्ध सम्यक कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थी के विरुद्ध किसी पुलिस थाने में कोई अनुचित टिप्पणी का उल्लेख या कोई मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की कुछ भी बात है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दीजिएंगे। तो आपका जो चरित्र है वो सरकारी सेवा के लायक होना अनिवार्य है। चलिए आगे बात करते हैं पुलिस आरक्षी की जो ट्रेनिंग रहती है। तो उत्तर प्रदेश में जो पहले जो ट्रेनिंग होती थी वह 9 माह की होती थी, परंतु अब कुछ समय से यह 6 माह की होने लगी। तो पुलिस कांस्टेबल का 6 माह का गहन प्रशिक्षण दिया जाता है। तो क्या क्या होता है पुलिस का, जो पुलिस कांस्टेबल की जो ट्रेनिंग होती है उसमें उसको ड्रिल कराई जाती है। आईपीसी, सीआरपीसी, पुलिस एक्ट एवं अन्य एक्ट की विस्तृत जानकारी दी जाती है, जो उसको आगे उसकी जॉब में हेल्प करती है। नेक्स्ट, पुलिस कांस्टेबल का कठिन शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें आईटीपीटी की ट्रेनिंग दी जाती है। आपको आपका जो फिजिकल ट्रेनिंग कराई जाती है, आईटीपीटी की ट्रेनिंग कराई जाती है। तो पुलिस कांस्टेबल जो है उसको राइफल, पिस्टल एवं अन्य असलों एवं फायरिंग एवं शूटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट, पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर एवं जंगल ट्रेनिंग का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखिए सैलरी की बात कर लेते हैं हम लोग। पुलिस आरक्षी को मिलने वाले जो वेतन एवं भत्ते हैं वह निम्न प्रकार हैं। उसका जो बेसिक होता है वह 21,700 से लेकर 69,100 होता है। लेवल 3 का पे बैंड रहता है। तो बेसिक पे जो है वह 21,700 है। करंट में जो महंगाई भत्ता है वह 42% चल रहा है। तो आपकी जो भी बेसिक होगा उस पर 42% आपको महंगाई भत्ता मिलेगा। तो कुल मिला के जो महंगाई भत्ता वो हो रहा है 9,114 रुपये। फूड अलाउंस 1,700 रुपये लगभग मिलता है। हाउस रेंट 2,500 रुपये। वॉशिंग अलाउंस 450 रुपये। ये डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में है, मेट्रो सिटी में है, रूरल एरिया में है, अर्बन एरिया में, उस पर डिपेंड करता है आपका हाउस रेंट और आपका जो फूड अलाउंस है। तो टोटल जो है 35,464 लगभग आपकी सैलरी बनती है, जिसमें से बेसिक प्लस महंगाई भत्ते का 10%। अब जो पहले जो भी जॉब थी वह पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम पे बेस्ड थी। अब जो है उसको खत्म करके नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस सिस्टम लागू कर दिया गया। तो आपका जो बेसिक और जो महंगाई भत्ते का 10% होगा वह आपका एनपीएस में जमा हो जाएगा, जिसके बाद लगभग आपको 32,382 रुपये वेतन एक न्यू आरक्षी कांस्टेबल को पहली सैलरी के रूप में मिलेगा। तो यह थी डिटेल वीडियो
उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के संबंध में कि कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या चयन प्रक्रिया रहेगी, मेडिकल में क्या क्या चेक होगा, आपकी सैलरी कितनी रहेगी, ट्रेनिंग में क्या क्या होगा। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में आपको कई कई जानकारियां मिली होंगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर